बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 के अंदर रिमेनिंग जितनी भी ब्रांचेस रहती थी उनको कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं। इकोलॉजी बच्चों वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का आपस में ताल्लुक़ पढ़ा जाता है। ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार, जिंदा जानदार माहौल के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में, किस तरह के ताल्लुक़ बनाकर गुजारा कर रहे हैं, इसको इकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। ज़िंदा जानदार क्योंकि माहौल के अंदर रहते हैं और माहौल ने ज़िंदा जानदारों को जगह दी हुई है, तो आपस में इनका कनेक्शन है। अब कैसे है? जो जानदार हैं, मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो कहाँ जाती है? इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट के अंदर दूसरे जानदार रहते हैं और वो फिर उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन रिस्पॉन्स ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और वो रिलीज़ की हुई कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं और अगेन उनका वो प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस वो कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा माहौल जो है वो उन जानदारों को पानी देता है, लाइट देता है, इसके अलावा हैबिटेट, घर रहने के लिए, जगह रहने के लिए देता है। तो इस तरह से जानदारों का आपस में रिलेशनशिप है। इकोलॉजी पढ़ के बच्चों हम क्या कर सकते हैं? इकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। कंजर्व का मतलब होता है बचाना। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। ज़िंदगी के ज़िंदा जानदारों की किस्म का होना, ज़िंदा जानदारों की वैरायटी को अगर हम बचाएंगे तो इकोलॉजी के ज़रिए, इकोलॉजी को पढ़कर ही हम उनको बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें इकोलॉजिस्ट्स को पढ़ते हुए ये पता चल जाए कि कौन सी स्पीशी जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशी है तो उसको बचाया जा सकता है। उसको नेशनल पार्क जो है वो बनाकर उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा वो कुछ ऐसी तदाबीर, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बना सकते हैं, गवर्नमेंट को बनाने के लिए तजवीज़ कर सकते हैं कि ये वाली स्पीशीज़ दुनिया से ख़त्म हो रही है, इसको बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक स्पीशी ख़त्म हुई तो इसकी वजह से फिर पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो उस पूरे इकोसिस्टम के ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए हमें उस स्पीशी को बचाना पड़ेगा, उस जानदार को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर सारे जानदार आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ उनका राबता है। फूड चेन बच्चों किसे कहते हैं? फूड चेन का यहाँ पर क्यों जिक्र है? तो बच्चों फूड चेन, यहाँ इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो एक दूसरे की खुराक है। एक जानदार दूसरे को खा रहा है, दूसरा उस तीसरे को खा रहा है, तीसरा जो चौथे से खाया जा रहा है, चौथा जो पाँचवें से खाया जा रहा है, और इस तरह से एक पूरा एक निज़ाम चल रहा है। फूड चेन को अगर देखें तो हमें वहीं से पता चल जाता है, शोज़ रिलेशनशिप, ये आपस में ताल्लुक़ शो करती है। जानदारों का ताल्लुक़ किस बुनियाद पर है? न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। न्यूट्रिएंट और एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक जानदार जब दूसरे जानदार को खाता है तो उसे एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो जानदार जब किसी और तीसरे जानदार से खाया जाता है तो उस जानदार को एनर्जी और न्यूट्रिएंट मिलती हैं। इस तरह से एक जानदार से दूसरे पूरे जानदार तक ये जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का सिलसिला जो है वो मुंतकिल होता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो ग्रास है, क्योंकि ये पौधे हैं, ये कौन खाते हैं? ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर घास का टिड्डा है। और ग्रास होपर को कौन खा रहा है? ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? फ्रॉग को खा रहा है स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। ये जो मैंने आपको एक छोटी सी फूड चेन बनाकर दिखाई है, ये हमें ये बता रही है कि पौधों से जो है वो सिलसिला जारी होता है न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देने का। प्लांट्स ही वो वाहद जानदार हैं इस दुनिया के जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। इसके अलावा एल्गी भी हैं कुछ, और क्योंकि उनके पास जिस क्लोरोफिल भी होता है, तो जो प्लांट्स हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। उनका सबसे जो बेस है वो प्लांट्स की ने कवर की हुई है। फिर बाकी आने वाले जितने भी जानवर हैं वो इस तरह से खाते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ देखें, ये फूड चेन हमें बता रही है कि इस जानदारों का आपस में ताल्लुक़ है, एक जानदार दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब फ़र्ज़ करें अगर ग्रास होपर ही ख़त्म हो जाए तो फ्रॉग की पॉपुलेशन पर भी फ़र्क पड़ेगा। फ्रॉग की पॉपुलेशन जब पर फ़र्क पड़ेगा तो स्नेक पर पड़ेगा। इस तरह से एक पूरा माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इकोलॉजी में हमें इस चीज़ की भी हेल्प करती है कि एक जानदार जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसको बचाना पड़ता है। मेरीन बायोलॉजी क्या है बच्चों? ये नेक्स्ट ब्रांच है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम
समुंदर के अंदर पाए जाने वाली ज़िंदगी को स्टडी करते हैं, लाइफ इन ओशंस, ठीक है। जो मेरीन इन्वायरमेंट है वो, यानी उसके अंदर ओशन आते हैं सारे, उसके अंदर के जानदारों को हम इसमें स्टडी करते हैं। ओशन बायोडाइवर्सिटी, यानी किस्म किस्म का कि जो जानवर हैं वो अगर समुंदर में हम उनको पढ़ रहे हैं तो वो मेरीन बायोलॉजी के ज़रिए पढ़ेंगे। न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर करने में हेल्प करती है मेरीन बायोलॉजी। हमें पता चलता है जब हम इसे पढ़ते हैं तो नई तरह के जानदारों से हमारा वास्ता पड़ता है और न्यू स्पीशीज़, नए जानवर डिस्कवर होते हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। मेरीन कंजर्वेशन, मेरीन बायोलॉजी पढ़ने वाले ही फिर तदाबीर करते हैं कि समुंदर की जो इन्वायरमेंट है उसको भी बचाया जा सके। और समुंदर का जो इन्वायरमेंट है बच्चों, वो भी बड़ा पोल्यूटेड किया है इंसानों ने ही। किस तरह से इसमें प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हैं, इसके अलावा केमिकल्स, जो जहाज़ वगैरह होते हैं उनमें ऑयल वगैरह और जो केमिकल जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। इसकी वजह से समुद्री जानदार जो हैं वो ख़तरे में हैं, उनकी जानें फिर ख़त्म हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे ज़रिए से वो जो ओशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है उसकी इन्वायरमेंट, तो उसको कंज़र्व करने के लिए भी मेरीन बायोलॉजी हेल्प करती है। यहाँ पर बच्चों आपको एक जानदार के बारे में आपकी बुक में बताया गया है कि कोरल एक ऐसा जानवर है, छोटा सा जानवर है, स्मॉल है उसका, टाइनी सा, ओशन के अंदर रहता है और वो कोरल रीव्स प्रोड्यूस करता है। अब ये बड़ी ख़ास खूबसूरत सी बात है इसकी कि ये छोटा सा जो जानवर है वो अपने बॉडी से ही एक स्केलेटन प्रोड्यूस करता है, ढांचा सा प्रोड्यूस करता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और बाद में ये कलरफुल कोरल रीव्स बन जाते हैं। पूरा एक बड़ा बेस जो है वो समुंदर की वो बड़ी खूबसूरत लगती है इनकी वजह से। अब यहाँ पर इसका ज़िक्र क्यों किया गया है, क्योंकि ये समुंदर के अंदर रहते हैं ये जो जानवर, तो और रिलीज़ करते हैं ये कोरल रीफ्स, और फिर इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे दूसरे छोटे स्मॉल टाइनी जो जानदार हैं वो इसके अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे कुछ मछलियाँ हो गई, कुछ क्रैब्स हो गए, और इसके अलावा भी समुद्री जो टर्टल्स वगैरह हैं वो सब इधर आकर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बेस प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं आपको कोरल्स की दिखाऊं डायग्राम, तो आपको शायद इस मोबाइल पे इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, ये कलरफुल जो आपको जानदार स्केलेटन सा नज़र आ रहा है वो इसी जानदार ने प्रोड्यूस किया है। तो इसके अंदर रहते हैं जानदार वगैरह, ठीक है। तो ये अच्छा जी, आगे देखें पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बच्चों बायोलॉजी की ही ब्रांच है और पैथोजेंस का मतलब ही ये होता है ऐसे जानदार जो डिज़ीज़ काज करते हैं। तो पैथोलॉजी में स्टडी भी, लॉगी मतलब होता है स्टडी और पैथोलॉजी का मतलब होता है डिज़ीज़ काजिंग एजेंट्स की स्टडी। तो डिजीज़, काजेज़ और इफ़ेक्ट्स, इसका क्या मतलब है? पैथोलॉजी के अंदर हमें बीमारियों को पढ़ते हैं, बीमारियों की वजह को पढ़ते हैं और उनके असरात पढ़ते हैं। पैथोलॉजिस्ट्स जो पैथोलॉजी को पढ़ते हैं वो फिर पैथोलॉजी हेल्प करती है उनको डिज़ीज़ डायग्नोसिस में, बीमारी की तशख़ीस किस तरह से करनी है, बीमारी को रोकना किस तरह से है, बीमारी का इलाज किस तरह से करना है। इसके अलावा जो पैथोलॉजिस्ट्स हैं वो स्टडी कैंसर के सेल्स को भी स्टडी करते हैं। कैंसर किसे बोलते हैं बच्चों? ये ऐसी बीमारी है जो कि मुहलिक है, जानलेवा है, और इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। बॉडी के किसी सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, सेल के डीएनए जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और फिर सेल जो है वो लगातार खुद ब खुद ही डिवाइड होते चले जाते रहते हैं और फिर बॉडी के अंदर कैंसर काज करते हैं। ये पैथोलॉजिस्ट्स उन सेल को स्टडी करते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कोशिशें करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे जो नेक्स्ट 2 ब्रांचेस रह गई हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, ये हेल्प करती हैं ताकि हम बायो को इजीली स्टडी कर सकें। बायोलॉजी की एक ब्रांच में इनको बायोलॉजी में पढ़ना सबको इकट्ठा इतना सारा नॉलेज जो है वो मुश्किल था, इसीलिए जो साइंसदान है उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेस इसकी बनाई हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच बच्चों जो है वो है इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी बच्चों क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक
निज़ाम बनाया है अल्लाह ताला ने, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, कुदरत ने हमारे अंदर फिट किया है ताकि अगर कोई बाहर से जरासीम आए और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो ये एक निज़ाम हो जो उसे ख़त्म कर सके। मुख्तलिफ़ सेल हैं हमारी बॉडी के, प्रोटीन्स हैं और कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिलकर काम करते हैं इनको ख़त्म करने के लिए। हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जब बाहर से कोई जर्म आता है तो उसको फ़ौरन कंसीडर करते हैं कि ये कोई गैर है, हमारी जिस्म का नहीं है सेल, तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से बीमारियों में इनका किरदार है कि ये उस इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारी अंदर बीमारियां होने नहीं देते, उनको रोकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो भी इसी ने बनाई हुई हैं, यानी कि इम्यूनोलॉजिस्ट्स जो इम्यूनोलॉजी को पढ़ते हैं वो वैक्सीन्स बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ वायरसेस की वैक्सीन्स बनी हुई हैं, मोस्टली काफ़ी सारे वायरसेस की के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स बन गई हैं। जैसे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स बनी थी और इसके अलावा भी जैसे पोलियो वायरस, चिकन पॉक्स जिसके ज़रिए से होता है वो वाला वायरस, मीज़ल्स के ख़िलाफ़ भी जो है वो वैक्सीन्स बनी हुई हैं। जैसे अब बच्चों आप इसको देख लें, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे को जो है वो चिकन पॉक्स हुआ है, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है वो बच्चों एक वायरस के ज़रिए होता है और अब एक दफ़ा अगर उसको वैक्सीन वो लग गई तो अब हमारी बॉडी के जो सेल हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं, वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं इसको। उनकी भी मेमोरी है, याददाश्त है। उन्होंने अगर एक दफ़ा उस जर्म को देख लिया जिसने बॉडी के अंदर ये चिकन पॉक्स काज करना था, तो उस वक्त तो उन्होंने उसको मार देना है। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी उसके अंदर चिकन पॉक्स का वायरस आता है तो तब बच्चा बीमार नहीं होगा, तब बच्चे को पता ही नहीं चलेगा। उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑलरेडी जो इम्यून सिस्टम है जो एक्टिवेट हुआ था किसी ज़माने में, वो उस जर्म को किल कर देगा। अब की बार उसको चिकन पॉक्स नहीं निकलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि एक दफ़ा चिकन पॉक्स अगर ज़िंदगी में निकल आए तो फिर दोबारा नहीं निकलेंगे, क्योंकि बॉडी ने अपने निज़ाम को इतना तेज़ कर लिया है कि उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपने अंदर सेल उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी बच्चों ट्रीट करती है ऑटो इम्यून डिजीज़। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि ऐसी अपने निज़ाम के ख़िलाफ़ जो अंदर ख़राबियाँ होती हैं उसका भी इलाज करती हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम बच्चों इम्यून डिजीज़ ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, उसके अंदर ख़राबी हो जाती है और वो अपने सेल को ही फ़ौरन एज सेल समझना शुरू कर देता है। यानी उसको अपने और पराये का फ़र्क नहीं पता होता। बाहर से कोई आए तो उसने समझना है कि ये अपने बॉडी का ही है, या बॉडी का जो सेल है वो उसको समझेगा कि ये बाहर से आया है कोई, तो फिर वो अटैक कर देता है अपने ही सेल के ऊपर उसको फ़ौरन समझ कर। ठीक है। फॉर मिसाल के तौर पर जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो किस तरह से होती है, ये जो इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से होती है। इम्यून सिस्टम समझता है कि जो पैंक्रियाज के सेल इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने नहीं हैं, वो गैर हैं, तो उनके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिस्ट्स इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर किया जा सके, कि किस तरह से बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, उस रिस्पॉन्स को बेहतर किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच बच्चों है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ड्रग्स है एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। दवाइयों के बारे में और उनके बॉडी के जिस्मों के ऊपर जो असर है उसकी स्टडी को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजिस्ट्स इस बात की भी जो है वो गौर रखते हैं कि वो नई नई दवाइयाँ जो हैं वो डिस्कवर करते हैं, नई नई दवाइयाँ बनाते हैं। तो फार्माकोलॉजिस्ट्स का ये भी काम है। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो बच्चों बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाई गई होती हैं, और जितने भी पेन किलर्स हैं और ये जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बनाई जाती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो ये एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। अब हम बच्चों बुक से भी इनकी एक दफ़ा ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने के लिए। देख लें। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। बायोलॉजी की ब्रांच है इकोलॉजी जो कि दैट डील्स विद, जिसका लेना देना है विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जानदारों और उनके माहौल के साथ ताल्लुक़ के साथ इसका लेना देना है। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी
मदद करती है ताकि बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि हमारी जो जानवर हैं, जानदार हैं, उनको बचाया जा सके। कंजर्व का मतलब होता है बचाना। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और जो माहौल के मसले हैं उनको हल करने में इकोलॉजी मदद करती है। कैसे मदद करती है कि बहुत सारे लोग हैं वो जंगलों के दरख्त काटना शुरू कर देते हैं और हैबिटेट लॉस की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ मर जाती हैं। तो फिर इस मसले को उजागर करते हैं इकोलॉजिस्ट्स और इस मसले को हल किया जाता है और हुकूमत फिर उनको काटने नहीं देती, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाती है ताकि वो जानदार ना मर सकें। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इलस्ट्रेट्स, ज़ाहिर करती है द इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब होता है बाहमी राबता, एक दूसरे के साथ बाहमी राबता ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। जानदारों का आपस में एनर्जी को और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ तबादला करने का जो आपस में बाहमी राबता है वो फसल में हमें फूड चेन बताती है। और इकोलॉजिस्ट फूड चेन को भी स्टडी करते हैं। जब वो इसको स्टडी करते हैं तभी तो पता चलता है कौन सा जानदार किस पे मुनहसर है, कौन सा जानदार किसकी खुराक है। नेक्स्ट है बच्चों, मेरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। समुद्रों के अंदर पाए जाने वाली ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है मेरीन बायोलॉजी का। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। ये मदद करती है किस चीज़ को समझने के लिए, जो समुंदर के अंदर पाए जाने वाले जानदार हैं उनको समझने में। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, समुंदर के अंदर नई स्पीशीज़ दरियाफ्त करने में मेरीन बायोलॉजी मदद करती है। एंड एड्रेसमेंट मेरीन इन्वायरमेंट, मेरीन कंजर्वेशन इशूज़। इसके अलावा जो मरीन इन्वायरमेंट है, जो समुंदरी माहौल है, उसको बचाने में बहुत सारे जो है वो बेहतरीन जो काम है वो मेरीन बायोलॉजी करवा रही है। किस तरह से करवा रही है? मैंने आपको बताया था कि पोल्यूशन कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, केमिकल्स के ज़रिए से पोल्यूशन हो रही है, हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर जा रही हैं, तो उसको रोकने के लिए मेरीन बायोलॉजी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल कोरल रीव्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। कहते हैं कोरल रीव्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने भी आपको दिखाया। सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा दिया हुआ है, किसको? अ वाइड, बहुत खुली। वैरायटी का मतलब होता है किस्म किस्म के जानवर ऑफ मेरीन लाइफ जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। समुद्री पानी को मेरीन बोलते हैं और जो नहरों और दरियाओं का पानी है उनको हम जो है वो इक्वेटिक फ्रेश वाटर बोलते हैं। ठीक है, मेरीन और फ्रेश को इकट्ठा करके इक्वेटिक बोला जाता है। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। बीमारियों की पढ़ाई जो है वो पैथोलॉजी के अंदर की जाती है। अब डिजीज़ देयर काजेज़, मतलब इन बीमारियों की वजह क्या है, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो भी पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। बीमारी की तशखीस में हेल्प करती है पैथोलॉजी। प्रिवेंशन, किस तरह से उसको रोकना है, एंड ट्रीटमेंट, और बीमारी का इलाज क्या है, वो पैथोलॉजी बताती है। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट्स स्टडी हाउ अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कैंसर काजेज कैंसर। पैथोलॉजिस्ट इस बात को स्टडी करते हैं कि कैंसर के अंदर जो बेकाबू सेल बेकाबू हो जाते हैं। अनकंट्रोल का मतलब होता है उनका अपने ऊपर काबू नहीं रहता और वो खुद ब खुद डिवाइड होते रहते हैं और उसके बाद डिवीजन होने के बाद एक जगह टिकते नहीं हैं, फैलना शुरू कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह को पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। कंपोनेंट्स पहलू होते हैं, अज्जा होते हैं जिससे मिलकर इम्यून सिस्टम बनता है, मदाफ़ती निज़ाम बनता है। उनको स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर और उनका जो रोल है, किरदार है, किन के ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़, वो पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ सेल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं और मेजरली आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के जो हैं वो मदाफ़ती निज़ाम बनाते हैं। इसके अलावा साथ में बहुत सारी प्रोटीन्स और सेल्स भी हेल्प करते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स। इम्यूनोलॉजिस्ट दवाइयाँ बनाते हैं जिनका नाम वैक्सीन है, जो बीमारी होने से पहले ही लगाई जाती हैं। ठीक है, ये बीमारी होने के बाद भी लगाई जाती हैं। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, ऐसी बीमारियों को ये ठीक करते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर खुद के सेल पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको डायबिटीज़ का बताया था,
टाइप 1 डायबिटीज़, इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन, और इस तरह से जो बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बेहतर करता है। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी। फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम दवाइयों का हमारी जिस्म के ऊपर क्या असर होता है इसमें पढ़ते हैं। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। नई दवाइयाँ बनाने में फार्माकोलॉजी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। ये वो दवाइयाँ हैं जो ख़ास तौर पर बैक्टीरिया को मारने के लिए बनी होती हैं। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरिया की वजह से होने वाले तमाम इन्फेक्शन को जो ज़ख़म होते हैं उनको ये फार्माकोलॉजी ठीक करती है, फार्माकोलॉजी हेल्प करती है ताकि वो एंटीबायोटिक्स बनाए और एंटीबायोटिक्स उसको ठीक करती हैं। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कहते हैं अभी ये आपने जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी हैं अभी ये थोड़ी सी ही है। Each branch offers unique insights into the fascinating world of life। ज़िंदगी ने जो एक दिलकश दुनिया बनाई है उनका एक आपको अलग एक यूनिक सा एक अलहदा जो है वो व्यू दिखाती है, एक आपको मंजर दिखाती है हर ब्रांच, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट। और इसका हमारे जो कंट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है अपना किरदार अदा करना है, अपना हिस्सा डालना है। हर मेरीन बायोलॉजी जो है हर बायोलॉजी की ब्रांच जो है वो हिस्सा डाल रही है। किस चीज़ के लिए हिस्सा डाल रही है? हमारा जो प्लेनेट है उसकी खूबसूरती दिखाने के लिए और उसकी पेचीदगी को दिखाने के लिए। तो बच्चों, आज हमने सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की कवर कर ली हैं। नेक्स्ट जो है वो हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।